करता था। एक बैंक को फोन किया, पहले तो उन्होंने बात किया, लेकिन जैसे ही मैंने कहा भी हमें कर्ज माफी करनी है कुछ, उन्होंने फोन रख दिया। दूसरे को क्या, उन्होंने भी फोन बहुत रिस्पांस अच्छा नहीं दिया। और उसके बाद फिर मैंने समझा हो सकता है फोन कट गया हो, उसके बाद फोन रिसीव होना ही बंद हो गया। ये वह सच्चाई थी 2017 की। खजाना खाली था, वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। आया तो उन्होंने भी वही बैंकर्स की स्थिति उनकी भी थी। वे भी आए मेरे साहब, उन्होंने कहा साहब मेरी तबीयत अब अच्छी नहीं रहती है, मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी में जाना चाहता हूं। तो मेरे सामने चैलेंज था, क्या होगा। मैंने कहा भी अब छुट्टी में बाद में जाना, पहले आप 3 घंटे मेरे साथ बैठिए और मेरे साथ बैठेंगे, रात्रि में मैं आपको बिठाऊंगा और एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा देंगे। तो बैठे, मैंने कहा भी गत वर्ष के बजट को लेके मेरे साथ बैठिए और मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा बजट में पिछली सरकार ने कहां कहां पे बेईमानी की है और मैंने कहा उस लीकेजेस को हमें रोकना है पहले। उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने सर्वे करवा लिया कि कितना पैसा कर्ज माफी पे लगने वाला है। उन्होंने कहा हाँ साहब 36,000 करोड़ का है। मैंने कहा इसमें बहुत सारे रिपीटिशन भी हो रहे होंगे, इसको टेक्नोलॉजी का थोड़ा उपयोग हो जाए, आधार से इसको लिंक किया जाए, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा साहब तो हम कर चुके हैं, तो 99,000 करोड़ का पहले आया था, फिर 56,000 करोड़ में आया, अब 36 में आया है। और हम लोग बैठे, मैंने कहा देखो ये योजनाएं सरकार की केवल इसमें लीकेजेज हैं, इन लीकेजेज को आप समाप्त करिए। अगला बजट भी हमें इसी के साथ तैयार करना है और ये मान के चलिए कि हम अपने बजट से पैसा देना है। कर्मचारियों का भी 7 पे कमीशन लागू करना है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके पास वेतन के लाले थे, आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लीकेजेज रोके गए, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया, हर एक स्तर पर रिफॉर्म किए गए, आम जन के विश्वास को अर्जित किया गया। और आज आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में आज कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है और लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार ने उनके जीवन को परिवर्तन करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं वे सार्थक हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, क्या वेलफेयर का हो, क्या प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों का हो, क्या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हर एक क्षेत्र में सरकार के द्वारा बढ़ाए गए कदम आज उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, नौजवानों के सामने। यहां का किसान हो या उद्यमी, यहां का नौजवान हो या यहां का एक सामान्य नागरिक, वह उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज पहचान नहीं छुपाएगा, आज तो बड़े गर्व के साथ कहता है मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। यह पहचान का संकट, जब अराजकता होती है, गुंडागिर्दी होती है, अव्यवस्था होती है, आकंठ भ्रष्टाचार में व्यवस्था डूबी रहती है, इसी प्रकार के दृश्य हम सबको देखने को मिलते हैं। पहचान का ऐसा ही संकट हम सबके सामने खड़ा होता है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने महाकुंभ का भी है। आप में से ज्यादातर लोग महाकुंभ में गए होंगे और पहली बार नहीं गए होंगे, 2017 के गए होंगे, 2017 के बाद के कुंभ में भी और महाकुंभ लोग आए होंगे। एक परिवर्तन दिखा होगा। 2017 के पहले के प्रकार की गंदगी दिखाई देती थी, अव्यवस्था दिखाई देती थी, भगदड़ दृश्य होते थे,
अराजकता का सा दृश्य दिखाई देता था। यह दृश्य केवल कुंभ नहीं होता था, पूरे उत्तर प्रदेश का होता था। और 2017 के बाद 19 और 25 के कुंभ और महाकुंभ के दर्शन आपने किए होंगे, आप गए होंगे। उसके जो सुरक्षा, जो सुव्यवस्था का एहसास आप प्रदेश के अंदर भी आप सबको सर्वत्र देखने को मिल रहा है। यही पॉलिसी बनी है, उसी आधार पर बनी हुई है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाते होंगे, नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, अनावश्यक शोरगुल नहीं दिखता होगा, रूल ऑफ लॉ सरसा ये केवल भाषणों का विषय नहीं, ये जमीनी धरातल की एक हकीकत है। अनावश्यक धर्मस्थलों से माइक की आवाजें हो जाएं। हां, सबसे ज्यादा माइक थे यूपी में, हमने सभी उतार दिए हैं, आज यहां पे नहीं होती है। पर और त्योहार के अवसर पर सड़कें जाम होती थीं और प्रतिस्पर्धा फिर बिकले नहीं होती थी। एक पक्ष कहता था धर्मस्थल के अंदर जगह है, वो कहता नहीं मैं तो सड़क पे ही करूंगा। हमने कहा सड़क चलने के लिए है, और अगर सड़क पे ज्यादा देर खड़े रहोगे, जाम करोगे, तो हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। फिर अब तय कर लो क्या करना है। आज आप देखते होंगे सड़कों पर कोई भी ऐसा नजारा नहीं होता है, सड़कें खाली हैं। अलविदा की नमाज में भी आपने देखा होगा, और ईद के अवसर पर भी देखा होगा। उधर ये लोग करते थे तो दूसरी तरफ भी लोग आते थे, कहते साहब अब हम तो भी हनुमान चालीसा चौराहे पे करेंगे। हम उनको समझाते थे मंदिर का ये जगह है, लोग कहते थे नहीं, जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हमने कहा नहीं कि कोई सी भी नहीं करने देंगे। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समझ नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हो। ये तब जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया। लेकिन बेहतर वातावरण देने के लिए अचानक सरकार कदम नहीं बढ़ा सकती। पुलिस की पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया बढ़ाया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया गया। मैं भी देख रहा था कि कुछ सम्मानित पूर्व अध्यक्ष जो महाकुंभ साक्षी बने थे, उनमें से एक पूर्व अध्यक्ष बोलने लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस भी सहयोग कर सकती है और बुजुर्गों का सहारा बन सकती है। ये महाकुंभ में हमने कहा यही है बिहेवियर चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग का परिणाम। ये जो एक निश्चित ट्रेनिंग का पार्ट बनाया गया। जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती यहां खाली थी, जगह खाली थी। अनुमान करिए जिस राज्य में 1.5 लाख पुलिस कार्मिक को पद खाली हो, क्या हालत होते रहे होंगे उस राज्य के। और खाली इसलिए थे क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय को और माननीय उच्च न्यायालय को तत्कालीन प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं था कि पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न कर पाएंगे। मैं बहुत चाहा, मैंने कभी 1.5 लाख पुलिस की भर्ती, पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं तो ये भर्ती क्यों नहीं है। मुझे बताया गया साहब इसलिए नहीं भरी है क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। हमने कहा कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन तो होंगे, उस ऑब्जर्वेशन को पूरा करो ना, पॉलिसी बनाओ। जो मंशा है माननीय न्यायालय की, उस मंशा के अनुरूप पॉलिसी तैयार करो, न्यायालय में सबमिट करो। फिर मेरे सामने प्रस्ताव आया कि साहब अगर हम एक साथ इतनी भर्ती करेंगे तो ट्रेनिंग कहां होगी।